क्या आप जानते हैं कि बायोलॉजी के एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा मार्क्स किस चैप्टर से आते हैं? जी हाँ, प्लांट रिप्रोडक्शन। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट बायोलॉजी क्लास में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्लांट रिप्रोडक्शन के सबसे महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यूज। ये वो सवाल हैं जो हर बार बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। अगर आज आपने ये 100 सवाल मेरे साथ लगा लिए तो समझ लीजिए इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए और फोकस एकदम स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, पौधों में लैंगिक प्रजनन की मूल इकाई क्या कहलाती है? जड़, पुष्प, तना या पत्ती? पुष्प पौधों का प्रजनन अंग होता है। इसमें नर एवं मादा जननांग उपस्थित रहते हैं जिनके द्वारा युग्मकों का निर्माण तथा निषेचन होता है। इसी कारण पुष्प को आवृत बीजी पौधों के प्रजनन इकाई कहा जाता है। पुंकेसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? वर्तिका, अंडाशय, परागकोश या वर्तिकाग्र? पुंकेसर का ऊपरी भाग परागकोश कहलाता है। इसमें परागकण बनते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। परागकोश सामान्यतः द्विखंडी होता है। परागकण का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, बीजांड में, परागकोश में या वर्तिका में? परागकोश के भीतर परागकोश होते हैं जिनमें सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिकाएं विभाजित होकर परागकण बनाती हैं। परागकण नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्त्री केसर का निचला फूला हुआ भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय या परागकोश? स्त्री केसर का आधार भाग अंडाशय कहलाता है। इसमें एक या अनेक बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। परागकण का अर्थ क्या है? युग्मकों का संलयन, बीज निर्माण, परागकणों का स्थानांतरण या फल निर्माण? परागकणों का स्थानांतरण। परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यह स्वपरागण या परपरागण हो सकता है। स्वपरागण में परागकण पहुंचते हैं दूसरे पौधे के पुष्प पर, उसी पुष्प या उसी पौधे के पुष्प पर, किसी भी पौधे पर या केवल हवा द्वारा। उसी पुष्प या उसी पौधे के पुष्प पर। स्वपरागण में आनुवांशिक विविधता कम होती है क्योंकि परागकण और अंडाणु समान पौधे से आते हैं। परपरागण का प्रमुख लाभ क्या है? विविधता में कमी, बीजों का न बनना, आनुवांशिक विविधता में वृद्धि या पुष्पों का नष्ट होना। आनुवांशिक विविधता में वृद्धि। परागकण से विभिन्न पौधों के गुण मिलते हैं जिससे नई विशेषताएं उत्पन्न होती हैं और अनुकूल क्षमता बढ़ती है। वर्तिकाग्र का मुख्य कार्य क्या है? परागकण ग्रहण करना, जल संग्रह करना, बीज बनाना या भोजन बनाना। परागकण ग्रहण करना। वर्तिकाग्र चिपचिपा होता है जिससे परागकण आसानी से चिपक जाते हैं और अंकुरण प्रारंभ कर सकते हैं। निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? फल में, बीज में, जड़ में या तने में? निषेचन के बाद बीजांड विकसित होकर बीज बनता है जिसमें भ्रूण तथा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? बीज में, भ्रूण में, फल में या वर्तिका में? निषेचन के बाद अंडाशय की भित्ति फल भित्ति बनाती है और संपूर्ण अंडाशय फल में बदल जाता है। आवृत बीजियों में दोहरा निषेचन किसने खोजा था? डार्विन ने, नावासिन ने, मेंडल ने या हुकर ने? रूसी वैज्ञानिक नावासिन ने 1898 में दोहरे निषेचन की खोज की। यह आवृत बीजियों की विशिष्ट विशेषता है। पराग नलिका का निर्माण किससे होता है? अंडाणु से, सहायक कोशिका से, परागकण से या बीजांड से? परागकण से। वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाता है जो नर युग्मकों को बीजांड तक पहुंचाती है।
आवृतबीजियों में त्रिगुणित ऊतक कौन सा है? भ्रूण, एंडोस्पर्म, बीज पत्र या मूलांकुर? एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बनाता है, जिससे एंडोस्पर्म विकसित होता है। बीज का बाहरी आवरण किससे बनता है? अंडाशय भित्ति, बीज पत्र, बीजांडावरण या वर्तिका? निषेचन के बाद बीजांडावरण कठोर होकर बीजावरण बनाता है, जो भ्रूण की सुरक्षा करता है। पुष्प का रंगीन भाग कौन सा है? दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर या स्त्रीकेसर? दलपुंज। दलपुंज की रंगीन पंखुड़ियां कीटों एवं अन्य परागकर्ताओं को आकर्षित करती हैं। वायु परागित पुष्पों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? सुगंध अधिक, मकरंद अधिक, परागकण अधिक या चमकीले रंग? परागकण अधिक। वायु द्वारा परागण में परागकणों की बड़ी संख्या आवश्यक होती है, क्योंकि अधिकांश परागकण लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली या ऑर्निथोफिली? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली में जल माध्यम के रूप में कार्य करता है। यह कुछ जलीय पौधों में पाया जाता है। कीटों द्वारा परागण कहलाता है एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, एनीमोफिली या जूफिली? एंटोमोफिली। मधुमक्खी, तितली और भृंग जैसे कीट परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परागकण की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? इंटाइन, एक्साइन, एंडोस्पर्म या न्यूसेलस? एक्साइन। एक्साइन अत्यंत कठोर होती है और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है, जो रासायनिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करती है। परागकण की आंतरिक भित्ति कहलाती है एक्साइन, न्यूसेलस, इंटाइन या टैगमैन? इंटाइन। इंटाइन से ही पराग नलिका निकलती है। यह सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। परागकण में सामान्यतः कितनी कोशिकाएं होती हैं? एक, दो, चार या आठ? परिपक्व परागकण में एक जनन कोशिका तथा एक नलिका कोशिका होती है। अंड का वह भाग जहां बीजांड जुड़े रहते हैं, बीजासन, वर्तिका, वर्तिकाग्र या दल कहलाता है। बीजासन। बीजासन अंडाशय के भीतर स्थित वह क्षेत्र है जहां बीजांड जुड़े रहते हैं। बीजांड का मुख्य भाग क्या कहलाता है? भ्रूणकोश, परागकोश, वर्तिका या दल? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश मादा युग्मकोद्भिद होता है, जिसमें अंडाणु तथा अन्य कोशिकाएं होती हैं। सामान्य भ्रूणकोश में कुल कोशिकाएं कितनी होती हैं? 5, 7, 8 या 9? सामान्य भ्रूणकोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इसमें अंडाणु, सहायक कोशिकाएं, प्रतिपाद कोशिकाएं तथा केंद्रीय कोशिका होती है। अंडाणु के दोनों ओर स्थित कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? प्रतिपाद कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, केंद्रीय कोशिका या जनन कोशिका? सहायक कोशिकाएं। ये पराग नलिका को आकर्षित करने और निषेचन में सहायता करती हैं। दोहरे निषेचन की विशेषता किस समूह में मिलती है? शैवाल, कवक, अनावृतबीजी या आवृतबीजी? आवृतबीजी। दोहरा निषेचन केवल आवृतबीजियों में पाया जाता है और यह उनकी प्रमुख पहचान होती है। अलैंगिक प्रजनन में नई संतति बनती है युग्मकों के संलयन से, केवल एक जनक से, दो जनकों से या निषेचन से? केवल एक जनक से।
अलैंगिक प्रजनन में आनुवंशिक रूप से समान संतति बनती है जिसे क्लोन कहा जाता है। आलू में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? पत्ती से, जड़ से, कंद से या फूल से? कंद से। आलू के कंद पर उपस्थित आंखें नई पौध उत्पन्न करती हैं। अदरक में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? प्रकंद, कंद, बल्ब या बीज से? प्रकंद भूमिगत तना होता है जो नई शाखाएं और पौधे उत्पन्न करता है। प्याज में कायिक प्रवर्धन किससे होता है? जड़, बल्ब, प्रकंद या पत्ती? बल्ब में खाद्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में नई पौध बनाती हैं। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस भाग से होता है? जड़, पुष्प, पत्ती या फल? पत्ती। पत्ती के किनारों पर उपस्थित कलिकाएं नई पौधों का निर्माण करती हैं। ऊतक संवर्धन की तकनीक किस सिद्धांत पर आधारित है? उत्परिवर्तन, सर्वशक्तिमत्ता, निषेचन या परागण? प्रत्येक जीवित पादप कोशिका में पूर्ण पौधा बनाने की क्षमता होती है, इसे सर्वशक्तिमत्ता कहते हैं। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? परागण, बीज निर्माण, कलम लगाना या निषेचन? कलम लगाना। कलम विधि द्वारा श्रेष्ठ गुणों वाले पौधों का तेजी से उत्पादन किया जाता है। आम में सामान्यतः कौन सी प्रवर्धन विधि उपयोगी है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु या द्विविखंडन? मुकुलन। मुकुलन द्वारा अच्छे गुणों वाली किस्मों का संरक्षण किया जाता है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी, पैलिनोलॉजी, टैक्सोनॉमी या फिजियोलॉजी? पैनिलोलॉजी। पैलिनोलॉजी में पराग कणों और बीजाणुओं की संरचना एवं विकसित विकास का अध्ययन किया जाता है। सेब में सामान्यतः परागण किसके द्वारा होता है? हवा, जल, कीट या गुरुत्व द्वारा? कीट द्वारा। मधुमक्खियां सेब के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एपोमिक्सिस, पार्थेनोकार्पी, अंकुरण या बहुभ्रूणता? पार्थेनोकार्पी। इस प्रक्रिया से बीज रहित फल जैसे केला और कुछ संतरे बनते हैं। बिना निषेचन के बीज निर्माण कहलाता है एपोमिक्सिस, परागण, पार्थेनोकार्पी या निषेचन? एपोमिक्सिस। इसमें भ्रूण बिना युग्मक संलयन के बनता है। बहुभ्रूणता का अर्थ है एक बीज में अनेक भ्रूण, अनेक बीज, अनेक फल या अनेक पुष्प। एक बीज में अनेक भ्रूण। साइट्रस जैसे पौधों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है जल, ऑक्सीजन, उचित तापमान या प्रकाश। अधिकांश में अधिकांश बीजों का अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जल, ऑक्सीजन और तापमान आवश्यक है। बीज का भ्रूणीय मूल भाग कहलाता है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजपत्र या एंडोस्पर्म? मूलांकुर। मूलांकुर से प्राथमिक जड़ विकसित होती है। भ्रूणीय तना कहलाता है प्रांकुर, मूलांकुर, बीजावरण या न्यूसेलस? प्रांकुर। प्रांकुर से तना एवं पत्तियां विकसित होती हैं। मक्का का प्रमुख परागण के प्रकार है कीट परागण, जल परागण, वायु परागण या पक्षी परागण?
वायु परागण, मक्का में अत्यधिक मात्रा में हल्के पराग कण बनते हैं जो हवा द्वारा फैलते हैं। नारियल का फल किस प्रकार का होता है? बेरी, ड्रूप, कैप्सूल या फली? ड्रूप। नारियल एक रसीला गुठलीदार फल है जिसमें बाह्य, मध्य और अंतः फल भित्ति स्पष्ट होती है। भ्रूणकोश में अंडाणु किस सिरे पर होता है? चलाजल सिरे पर, माइक्रोपाइल सिरे पर, मध्य भाग में या बीजासन पर? माइक्रोपाइल सिरे पर। अंडाणु तथा सहायक कोशिकाएं माइक्रोपाइल सिरे पर स्थित होती हैं। बीजांड में पराग नलिका सामान्यतः किस मार्ग से प्रवेश करती है? चलाजा, बीजासन, माइक्रोपाइल या न्यूसेलस? माइक्रोपाइल। अधिकांश पौधों में पराग नलिका माइक्रोपाइल से प्रवेश करती है, इसे पोरोगेमी कहते हैं। केले में सामान्यतः फल बनते हैं परपरागण से, स्वपरागण से, पार्थेनोकार्पी से या जल परागण से? पार्थेनोकार्पी से। केले के अधिकांश वाणिज्यिक फल बीज रहित होते हैं और पार्थेनोकार्पी द्वारा बनते हैं। पराग कण की जीवन क्षमता सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? धान, गेहूं, मक्का या कुछ कुलों के पौधों में कई महीनों तक? कुछ कुलों के पौधों में कई महीने तक। विभिन्न पौधों में पराग कणों की जीवन क्षमता अलग अलग होती है, कुछ में यह कई महीनों तक बनी रह सकती है। बीजांड का पोषक ऊतक क्या कहलाता है? न्यूसेलस, एक्साइन, इंटाइन या वर्तिका? न्यूसेलस। न्यूसेलस भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है और बीजांड का मुख्य ऊतक होता है। पौधों में लैंगिक प्रजनन का अंतिम परिणाम क्या है? केवल परागण, केवल निषेचन, बीज एवं फल निर्माण या केवल पुष्प निर्माण? बीज एवं फल निर्माण। लैंगिक प्रजनन की पूरी प्रक्रिया परागण, निषेचन, भ्रूण विकास तथा अंततः बीज और फल निर्माण पर समाप्त होती है। बीज नई पीढ़ी का आधार होते हैं जबकि फल बीजों की सुरक्षा एवं प्रसार में सहायता करते हैं। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र क्या कहलाता है? दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुंकेसर या स्त्री केसर? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। यह हरे रंग के बाह्य दल से बना होता है और कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। बाह्य दल पुंज का मुख्य कार्य क्या है? परागण कराना, बीज बनाना, कली की सुरक्षा करना या भोजन संग्रह करना? कली की सुरक्षा करना। पुष्प की कली अवस्था में बाह्य दल पुंज उसे सूखने, कीटों और अन्य बाहरी प्रभावों से बचाता है। बीजाणु जनन द्वारा प्रजनन किसमें सामान्यतः पाया जाता है? आम, सरसों, फर्न या नारियल? फर्न में। फर्न तथा अन्य टेरिडोफाइट्स में बीजाणु बनते हैं जो अंकुरित होकर नए पौधे उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म बीजाणु जनन कोशिका किस विभाजन द्वारा परागण बनाती है? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, प्रत्यक्ष विभाजन या विखंडन द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन। सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित सूक्ष्म बीजाणु बनाती है। एक सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका से कितने सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं? 2, 4, 6 या 8? 4। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक मातृ कोशिका से 4 अगुणित सूक्ष्म बीजाणु उत्पन्न होते हैं। बीजांड की एक बाहरी संरचना में छोटा छिद्र क्या कहलाता है? चलाजा, बीजासन, माइक्रोपाइल या न्यूसेलस?
माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल वह सूक्ष्म छिद्र है जिससे पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड का वह भाग जहां बीजांडावरण और न्यूशेलस मिलते हैं कहलाता है। चला जा, माइक्रोपाइल, वर्तिका या बीजासन। चलाजा, चलाजा बीजांड का आधार भाग होता है जहां पोषक पदार्थों का प्रवाह होता है। मेगास्पोर, मदर सेल कहाँ स्थित होती है पराग कोश में, न्यूशेलस में, वर्तिका में या दल में। न्यूशेलस में, न्यूशेलस के भीतर मेगास्पोर मदर सेल स्थित होती है जो अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा महाबीजाणु बनाती है। सामान्यतः एक कार्यशील महाबीजाणु कितने महाबीजाणुओं में से विकसित होता है? एक में से एक, दो में से एक, चार में से एक या आठ में से एक। चार में से एक। चार महाबीजाणुओं में से सामान्यतः केवल एक जीवित रहता है और भ्रूणकोश बनाता है। सामान्य भ्रूणकोश को क्या कहा जाता है? पॉलीगोनम प्रकार, एलियम प्रकार, लाइलियम प्रकार या साइट्रस प्रकार। पॉलीगोनम प्रकार। लगभग 80% आवृत बीजियों में पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है। भ्रूणकोश में प्रतिपाद कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक, दो, तीन या चार। तीन। प्रतिपाद कोशिका चलाजा सिरे पर स्थित होती है और सामान्यतः तीन होती हैं। केंद्रीय कोशिका में कितने ध्रुवीय केंद्रक होते हैं? एक, दो, तीन या चार। दो। केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं जो द्वितीयक केंद्रक बनाते हैं। आवृत बीजियों में निषेचन के समय कितने नर युग्म भाग लेते हैं? एक, दो, तीन या चार। एक नर युग्मक अंडाणु से तथा दूसरा द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है। अंडाणु और नर युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? त्रिसंलयन, द्विसंलयन, युग्मन या समसूत्रण। द्विसंलयन। नर और मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है। द्वितीय नर युग्मक का ध्रुवीय केंद्रकों से संलयन क्या कहलाता है? संलयन, निषेचन, त्रिसंलयन या परागण। त्रिसंलयन। इससे त्रिगुणित प्राथमिक एंडोस्पर्म केंद्रक बनता है। युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, भ्रूण, फल भित्ति या बीजावरण। युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। एंडोस्पर्म का मुख्य कार्य क्या है? परागण, भ्रूण को पोषण देना, फल बनाना या जल अवशोषण। भ्रूण को पोषण देना। एंडोस्पर्म में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं जो भ्रूण की वृद्धि में सहायता करते हैं। नारियल का खाने योग्य सफेद भाग क्या होता है? भ्रूण, एंडोस्पर्म, बीजावरण या फल भित्ति। एंडोस्पर्म नारियल का सफेद गूदा तथा नारियल जल दोनों एंडोस्पर्म के रूप हैं। मटर का बीज किस प्रकार का होता है? एंडोस्पर्मी, अनएंडोस्पर्मी, बीज रहित या बहुभ्रूणी। अनएंडोस्पर्मी। मटर में एंडोस्पर्म भ्रूण द्वारा उपयोग कर लिया जाता है और भोजन बीज पत्रों में संग्रहित रहता है। मक्का का बीज किस प्रकार का होता है? अनएंडोस्पर्मी, बीज रहित, एंडोस्पर्मी या बहुभ्रूणी। एंडोस्पर्मी। मक्का में परिपक्व बीज में भी एंडोस्पर्म उपस्थित रहता है। एक बीज पत्री पौधा में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? एक, दो, तीन या चार।
एक बीजपत्री पौधे जैसे गेहूं और मक्का में एक बीजपत्र पाया जाता है। द्विबीजपत्री पौधों में बीज पत्रों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 5? मटर, चना तथा सरसों जैसे पौधों में द्विबीजपत्र पाए जाते हैं। स्व असंगति का क्या परिणाम होता है? स्वपरागण को रोकना, फल बनाना, बीज बनाना या परागण बढ़ाना। स्वपरागण को रोकना। स्व असंगति एक आनुवंशिक तंत्र है जो स्वपरागण को रोककर परपरागण को बढ़ावा देता है। द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, मक्का, सरसों या खीरा। सरसों सरसों के एक ही पुष्प में नर तथा मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है गुड़हल, सरसों, मटर या पपीता। पपीता में नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। सजात पुष्पी पौधे में क्या पाया जाता है? केवल नर पुष्प, केवल मादा पुष्प, नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर या पुष्प नहीं पाया जाता। नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। मक्का इसका प्रमुख उदाहरण है। विजात पुष्पी पौधे में नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। दोनों एक ही पौधे पर पाए जाते हैं या पुष्प नहीं होते या केवल मादा पुष्प होते हैं। नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। पपीता और खजूर विजात पुष्पी पौधों के उदाहरण हैं। मक्का में नर पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? कॉब, टैसल, स्पाइक या रेसीम। टैसल मक्का का मादा पुष्प क्रम कहलाता है। टैसल, कॉम, अम्बेल या कैटकिन। कॉब परागकणों को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की तकनीक क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन, क्रायो संरक्षण, कलम या मुकुलन। क्रायो संरक्षण तरल नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में परागकणों को वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पौध प्रजनन में संकरण का उद्देश्य क्या है? विविधता बढ़ाना, पौधे नष्ट करना, परागण रोकना या बीज कम करना। विविधता बढ़ाना। संकरण द्वारा विभिन्न वांछनीय गुणों को एक ही पौधे में संयोजित किया जाता है। कृत्रिम संकरण में सबसे पहले क्या किया जाता है? परागण, विपुंसीकरण, फल तोड़ना या बीज बोना। विपुंसीकरण स्वपरागण रोकने हेतु पुंकेसरों को हटा दिया जाता है। विपुंसीकरण किस पुष्प में पाया जाता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, केवल नर या केवल मादा। द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण रोकने के लिए विपुंसीकरण आवश्यक है। बैगिंग का उद्देश्य क्या है? जल देना, कीट नियंत्रण, अवांछित परागण रोकना या बीज सुखाना। अवांछित परागण रोकना। विपुंसीकरण के बाद पुष्प को थैली से ढक दिया जाता है। सबसे सामान्य कायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? कलम, विखंडन, बीजाणु या परागण। कलम गुलाब, अंगूर आदि में कलम द्वारा सफल प्रवर्धन किया जाता है। गन्ने में प्रवर्धन सामान्यतः किससे किया जाता है? बीज, तने के टुकड़े, पत्ती या जड़। तने के टुकड़े। गन्ने के तनों में उपस्थित गांठें नई पौध उत्पन्न करती हैं। आलू की आंख वास्तव में क्या है?
जड़, बीज, कली या पत्ती। कली, आलू की आंखें सुप्त कलियां होती हैं जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाती हैं। ऊतक संवर्धन में प्रयुक्त पोषक माध्यम का प्रसिद्ध नाम क्या है? एमएस माध्यम, के एम माध्यम, पीएस माध्यम या एलएम माध्यम? एमएस माध्यम। मोरासिगे एवं स्कूग द्वारा विकसित एमएस माध्यम सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ऊतक संवर्धन द्वारा प्राप्त पौधे कहलाते हैं क्लोन, युग्मज, भ्रूण या संकर। क्लोन ये आनुवंशिक रूप से मूल पौधे के समान होते हैं। पौधों में पूर्व जनन क्षमता का आधार क्या है? सर्वशक्तिमत्ता, निषेचन, परागण या उत्परिवर्तन? सर्वशक्तिमत्ता। प्रत्येक जीवित कोशिका पूर्ण पौधा बनाने में सक्षम हो सकती है। बीज प्रसार का प्रमुख लाभ क्या है? भीड़ बढ़ाना, प्रतिस्पर्धा कम करना, वृद्धि रोकना या अंकुरण रोकना? प्रतिस्पर्धा कम करना। बीज दूर दूर फैलकर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कम करते हैं। रुई के बीजों का प्रसार मुख्यतः किससे होता है? जल, पशु, वायु या विस्फोट? वायु। रुई के रेशेदार बाल बीजों को हवा में उड़ने में सहायता करते हैं। नारियल का प्रसार मुख्यतः किससे होता है? वायु, जल, पक्षी या कीट? जल। नारियल जल पर तैर सकता है और दूर तक फैल सकता है। छुई मुई में बीज प्रसार किस प्रकार होता है? वायु, जल, विस्फोटन या पशु? विस्फोटन। फल फटकर बीजों को दूर फेंक देता है। अंकुरण के दौरान सबसे पहले क्या निकलता है? पत्ती, तना, मूलांकुर या पुष्प? मूलांकुर। मूलांकुर पहले निकलकर जल एवं खनिजों का अवशोषण प्रारंभ करता है। अंकुरण का प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। अधोजात, ऊपरी जात, बीजाणु जनित या अलैंगिक? परिजात। सेम और अरहर में उपरिजात अंकुरण पाया जाता है। मटर में अंकुरण का प्रकार है अधोजात, उपरिजात, जल जनित या वायवीय? मटर में बीज पत्र मिट्टी के भीतर रहते हैं इसलिए इसे अधोजात कहते हैं। पौध प्रजनन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, डी वरीज को या लैमार्क को? मेंडल। मेंडल ने वंशागति के नियम दिए जो पौध प्रजनन का आधार बने। संकरण से प्राप्त संतान को क्या कहते हैं? क्लोन, संकर, बीजाणु या भ्रूण? संकर। संकर में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। पौध प्रजनन का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि, पौधों की संख्या घटाना, परागण रोकना या बीज नष्ट करना? उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि। पौध प्रजनन का लक्ष्य अधिक उपज, रोग प्रतिरोध, बेहतर गुणवत्ता, पर्यावरणीय सहनशीलता एवं आर्थिक लाभ देने वाली नई किस्मों का विकास करना है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी तथा टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्लांट रिप्रोडक्शन के हमारे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस सेशन के बाद इस चैप्टर का आपका सारा डर खत्म हो गया होगा और कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, इन 100 सवालों में से आपके कितने जवाब सही हुए मुझे अभी नीचे कमेंट्स में अपना स्कोर ईमानदारी से बताइए।
देखते हैं आज की क्लास का टॉपर कौन है। अगर आज की क्लास में मजा आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर और दमदार सवालों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।